गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई क्या भाई आप सभी की? एक बार बताना मुझे। सर वीडियो नहीं चल रहा, अब चल गया होगा, मैं आ गया हूँ। रोहित कह रहे हैं, मोनी कह रही है नमस्ते, एवचा कह रहा है राधे राधे सर, गुड इवनिंग कह रही है केम प्रीति। मोनिका कह रही है वीडियो नहीं चल रहा है, बार बार एक कमेंट आ रहा है इनका। विजय सिंह सपावत कह रहे हैं राम राम जी। एक बार मुझे बताओ कि आप सभी ने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है? अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है तो बताएंगे ऑडियो वीडियो कैसा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेंस और मिरर हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे लाइट में बहुत सिंपल सिंपल बातें। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेमता सिंह कह रही हैं गुड इवनिंग, कमलेश कह रहे हैं हेलो, मिताली गुप्ता कह रहे हैं गुड इवनिंग, रतुल केरी कह रहे हैं राम राम, अभिषेक यादव जी जय हिंद, मोहित कछवा यस सर लिख रहे हैं। चलो कमलेश संजय, तो इतने बच्चों हमने नाम लिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इससे ऑडियो की क्वालिटी का पता चल गया होगा कि आवाज साफ आ रही है। अब हम क्लास करते हैं शुरू, ठीक है। लक्ष्य जोगी, विजय सिंह, विठल जी को नमस्कार करते हुए क्लास करेंगे शुरू, ठीक है। तो लिखेंगे आप बेटा, हम आज हम शुरू करेंगे क्लास में लाइट चैप्टर प्रकाश। फोन वोन सब बज गया यार कहीं पे, इसका मिस कॉल आ गया है भाई। कमेंट शो नहीं हो रहा बेटा, आपको कमेंट थोड़े ना शो होंगे, कमेंट हमें शो होंगे, आपको नहीं होंगे, ठीक है। कमेंट जो हैं वो टीचर को सबके शो होते हैं, कोई यूट्यूब पे क्लास थोड़े ना पढ़ रहे हो आप। दीपक सोम हमने पहली क्लास में बता दिया बेटा, पहली क्लास देख कर आओ। एसके भाई कह रहे हैं जय भीम सर, जय भीम। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं हम। नवीन कह रहे हैं नमस्ते, नमस्ते भाई नमस्ते। चलो टोटल लाइट जो प्रकाश है, इसमें सबसे पहला हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो लिखेंगे यहां पे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में लिखेंगे हम प्रदीप्त वस्तुएं। बेटा दो तरह की वस्तुएं हमें क्लास में डिस्कस करनी है, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हम क्लास में पढ़ेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त। अब इनमें डिफरेंस क्या है, किसे प्रदीप्त कहेंगे किसे अप्रदीप्त कहेंगे, उन्हें ध्यान सुनना, ठीक है। देखो बेटा वो हर एक ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन ध्यान सुनना, फिर एग्जाम्पल जब मैं आपसे आगे पूछूंगा तो आपके लिए बताना आसान रहेगा। हर एक वो वस्तु जो खुद से प्रकाश फेंक रही हो, जिसके अंदर से खुद से लाइट प्रकाश निकलता हो, उसे हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट का बड़ा अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं सूर्य। वह सूर्य से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, वो खुद से प्रकाश फेंक के मार रहा है, तो लुमिनियस है, प्रदीप्त है। जलता हुआ बल्ब है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, ये सब लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल हैं। तो हर एक वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश है, जो अपने अंदर से लाइट फेंक कर मारती है, वो आएगी प्रदीप्त वस्तुओं के अंदर, ठीक है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज which have their which have their own light। हिंदी में लिखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो हर एक वो वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश है, जो खुद से लाइट फेंक कर मारती है, वो आती है हमारी लुमिनियस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसके एग्जांपल लिखेंगे हम, फॉर एग्जांपल जैसे सूर्य, एक लिखेंगे अदर स्टार्स, अन्य तारे। बेटा सूर्य के अलावा जो अन्य तारे हैं, सूर्य भी एक तारा ही है भाई, सूर्य जो है एक तारा ही तो है, लेकिन सूर्य हमारे नजदीक का तारा है, इससे थोड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन सूर्य के अलावा जो बाकी तारे हैं, जो बहुत दूर हैं, जो छोटे छोटे से दिखते हैं रात में, वो सब भी तो खुद से ही प्रकाश फेंक रहे हैं, तो ये भी लुमिनियस में आएगा। ऐसे ही जलता हुआ बल्ब हो,
कैंडल हो, ट्यूबलाइट हो, ये सब किसके एग्जाम्पल में आएंगे? आप कहेंगे सर प्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल में। लेकिन प्रदीप्त वस्तु बताना तो बड़ा आसान है, जो खुद से प्रकाश फेंक के हमारे बल्ब, सूरज, कैंडल, ट्यूबलाइट, ये लुमिनियस हैं। लेकिन अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटा? नॉन लुमिनियस अप्रदीप्त वस्तुएं वो है जो खुद से प्रकाश फेंक के नहीं मारती। ये देखो करती क्या है, आप अपने घर की दीवार को देखो, ये क्या आपके घर की दीवार खुद से अपने अंदर से लाइट प्रकाश फेंक रही है? नहीं। ये पता क्या कर रही है, इस दीवार के ऊपर जो ट्यूबलाइट का, बल्ब का या दिन में जो सूर्य का प्रकाश टकराता है ना, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट, परावर्तित करती है। तो वो परावर्तित प्रकाश आपकी आंख में घुसता है, इसलिए आपको दीवार दिख रही है। तो वो वस्तु है जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, जो बल्ब या सूर्य से आने वाले प्रकाश को, यानी कि लुमिनियस प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को केवल रिफ्लेक्ट, परावर्तित करती हैं, वो हमारी कहलाएंगी अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त जो खुद से लाइट फेंक के मारे, अप्रदीप्त जो प्रकाश को परावर्तित करे, जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो। घर में आपके सोफा रखा है, टेबल चेयर है, बेड है, जो भी सामान आपके घर में है, ये देखो सब कुछ प्रकाश को परावर्तित करते हैं, लुमिनियस है ये। तो यहां पर लिखेंगे हम, एसके भाई कुछ लिख रहे हैं क्लास में, बड़ा लंबा चौड़ा सा, ठीक लग रहा है जो भी लिख रहे हैं। लिखेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच रिफ्लेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं टेबल, चेयर, सोफा, बॉक्स, है ना, और लिख लो वॉल्स, दीवारें। ठीक, अब देखो, अब मैं पेपर में जो आएगा उस पर आते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, अगर आपसे एग्जाम में भी पूछे, एक मिनट रुको, पहले मैं एक बच्चे को ना क्लास में से कराता हूं ब्लॉक। ये दिमाग से पैदल है, ये हर क्लास में हमने से 2-3 बार अवॉइड करने की कोशिश की है। एक मिनट रुको। तो भाई एक आईडी है 91199375, इसे भाई ब्लॉक कर देना। इसका एक भी मैसेज आना नहीं चाहिए कल से क्लास में ना। नवीन कुमार नाम से है ये, और इसे परमानेंटली ब्लॉक करो, हमारी क्लास में बिल्कुल ना दिखे ये। चलो, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मून जो है, मून, चांद, अगर पेपर में आ जाए कि मून लुमिनियस ऑब्जेक्ट है कि नॉन लुमिनियस है, आप किसके अंदर पुट करेंगे इसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मून है, जो चांद है, ये किसका एग्जांपल है, लुमिनियस का कि नॉन लुमिनियस का, प्रदीप्त वस्तु का कि अप्रदीप्त का, ये बताओ। एक भाई, कुछ बच्चे बार बार एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, बेटा मैं तो कोई डेट शीट नहीं बनाऊंगा इसकी। जब एग्जाम होगा ना, आपको मेरे से पहले पता चल जाएगा। हो सकता है कि मैं क्लास ले रहा हूं और जैसे उसका निकल के आए कि पेपर कब है, तो आपको मेरे से पहले पता चल जाएगा। देखो ध्यान रखना कि जो मून है, जो चांद है ना बेटा, मून को लुमिनियस ऑब्जेक्ट में मत रख देना। मून जो है खुद से प्रकाश नहीं फेंकता। अभी भारत का चंद्रयान चांद के ऊपर उतरा तो वहां तो मिट्टी है, पत्थर है, गड्ढे हैं। तो मून पता क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जब मून पर टकराता है तो मून उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट, परावर्तित करता है। बस मून का साइज बड़ा है, ज्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा, ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ज्यादा लाइट आपकी आंख में घुस जाएगी, तो इसलिए आपको चांद ज्यादा बढ़िया, सुंदर, चमकता हुआ दिखता है। तो मून जो है वो किसके अंदर आता है, याद रखना, मून आएगा नॉन लुमिनियस में। ऐसे ही बेटा चांद के तो है ही, एक इसमें या तो चांद वाला एग्जाम्पल आता है पेपर में, या किसी ग्रह की बात कर ले कि धरती ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। ये सारे ग्रह भी सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ये तारे नहीं कि अपने अंदर से आग सूर्य की तरफ फेंक के मार रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लैनेट्स किस में आएंगे, तो जो प्लैनेट्स हैं
प्लैनेट्स, ग्रह, ये भी किसके अंदर आते हैं? तो पेपर में प्लेनेट पूछ ले चाहे मून पूछ ले, तो प्लेनेट में हो सकता है कि खाली प्लेनेट ना लिखे, वो लिख दे कि बृहस्पति, मंगल, बुध, धरती, शनि, ये सब किस में आते हैं? ये सब किस में आएंगे? नॉन लुमिनस में, खुद का प्रकाश नहीं है इनके पास में। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं एटसेट्रा कि एक हमारे क्षेत्र में उसे कहते हैं पटबीजना, कुछ जगहों से कहते हैं जुगनू, इंग्लिश में कहते हैं उसे फायर फ्लाई। आपने गांव में देखा होगा ना, अंधेरे में रात के टाइम पे वो पटबीजने ऐसे लाइट से चमकती है ना कई बार वो, तो जुगनू कह रहे हो आप, जो भी कह रहे हो उसे, ये जुगनू किस में आएगा? आप कहेंगे सर जुगनू तो बढ़िया है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे वो चमक पैदा कर रहा है, तो जुगनू तो अपने आप से लाइट फेंक रहा है। बिल्कुल अंधेरे में जुगनू क्यों चमक रहा है? क्योंकि खुद से प्रकाश निकाल रहा है। तो जो फायर फ्लाई है, जो जुगनू है, वो किसके एग्जाम्पल में आएगा? वो याद रखना, वो आएगा लुमिनियस के, फायर फ्लाई, जुगनू। तो पेपर में वो अगर आपसे कंफ्यूज करेगा, सोफा जिसके ऊपर आप बैठते हैं ना घर में, सोफा सेट होता है, भाई सोफा नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो, सोफा मत लिखो तुम, ठीक है? सोफा नहीं पता इसे बच्चों क्या बताऊं कि सोफा क्या होता है, ठीक? तो पेपर में अगर आपसे पूछेगा, सबसे ज्यादा चांस होंगे, सबसे ज्यादा जो चांस होंगे वो होंगे पेपर में मून के पूछने के। मून नहीं पूछेगा तो किसी ग्रह का नाम लेगा, या फिर पेपर में पूछेगा आपसे फायरफ्लाई, जुगनू के बारे में। तो जुगनू है लुमिनियस प्रदीप्त वस्तुएं और ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अच्छा, दूसरी चीज, या पेपर में डेफिनेशन पूछता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? जिनके पास खुद का प्रकाश हो, अप्रदीप्त जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे मैं कई बार बच्चों को कहता हूं, जब हम छोटे थे तो टीचर हमारे से पूछता था ना, क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो? याद करो अपनी क्लास, तुम भी जब तीसरी पांचवी क्लास में आप रहे होंगे तो थोड़े ना आपने सोचा होगा कि हम बड़े होकर कांस्टेबल की, कलर की, या किसी सरकारी नौकरी की इसकी तैयारी करेंगे। तब तो हम क्या बोलते थे सीधे, हम पायलट बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे बड़े होकर, हम नासा में साइंटिस्ट बनेंगे, है ना? ऐसे तूफानी तूफानी शब्दों का हम यूज करते थे हम। लेकिन जैसे आप बड़े होते थे, शुरू में तो आपको मजा आता था ये सुन के कि आप क्या बनना चाहते हो, फिर आप इरिटेट होने लगते हो 10वीं के बाद कि यार पढ़ाई हो नहीं रही ढंग से, क्या बनेंगे, छोड़ो इस बात को। लेकिन फिर भी कोई आपसे पूछ ले कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आपको बोलना है कि मैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तु बनना चाहता हूं, यानी कि मैं खुद का प्रकाश खुद से फेंकना चाहता हूं, मुझे दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकना। यानी कि खुद लुमिनियस वस्तु बनने का मतलब यह है कि आप अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाले हो कि जी आपको, जी मैं यूपी में एसआई हूं, या मैं कांस्टेबल हूं, या मैं ये सरकारी नौकरी कर रहा हूं, या मैं ये गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, या मैं फलानी जगह पे हूं। आपको खुद से चमकना है। ऐसा नहीं कोई पूछे भाई क्या कर रहे हो, अपना तो बता नहीं रहे, अरे वो पिताजी का प्रमोशन हो गया है, पिताजी जो है ना वो एसएचओ बन गए हैं, बड़ा भाई जो है वो इंस्पेक्टर बन गया है। यानी कि आप उनकी मेहनत से, उनके प्रकाश से चमकना चाह रहे हो, तो आपको उनके प्रकाश से नहीं चमकना, खुद के प्रकाश से चमकना है, ठीक है? तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, जो प्रदीप्त वस्तु जो खुद से प्रकाश फेंकते हैं, जैसे सूर्य खुद से प्रकाश फेंकता है, तारे जो रात में हमें दिखते हैं ये भी खुद से प्रकाश फेंकते हैं, सूर्य भी तारा ही है, बल्ब, कैंडल, ट्यूबलाइट, जुगनू, इनकी तरह बनना है हमें जीवन में, खुद से के प्रकाश से। हमें नॉन लुमिनियस नहीं बनना कि दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करें कि पिताजी ये बन गए, फलाना ये बन गए, है ना? अब यहाँ पे एक चीज देखना, जब मैंने आपको बताया कि अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, तो इस बेटा परावर्तित शब्द को पकड़ो। अब हम क्लास में समझेंगे कि जब कोई वस्तु लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, तो कैसे परावर्तित करती है, वो किस नियमों का पालन करती है, उसे हमें समझना है, ठीक है? तो अब लिखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। एक धुरंधर कह रहा भी क्लास में कि जी तारा जो है वो तो नॉन लुमिनियस होता है, स्टार। क्या करें इस बच्चे का हम? इसे कम से कम 10 मिनट मुर्गा बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाना जाना चाहिए? अरे भाई सूर्य एक तारा है, पता है कैसे प्रकाश फेंक रहा है, और जो बाकी तारे हैं ना उनके सामने सूरज बहुत छोटू है, वो बाकी तारे के साथ दिक्कत है कि बहुत ज्यादा ही दूर है वो, इसलिए एक पॉइंट के जैसे दिख रहे हैं आपको,
तो सूर्य तो बहुत नन्नू सा तारा है, इतना सा मुन्ना सा, उससे इतने बड़े बड़े तारे हैं कि सूर्य की औकात उसके सामने कुछ नहीं है। जितने भी तारे होते हैं ये खुद से प्रकाश लाइट फेंकते हैं, सब लुमिनियस ऑब्जेक्ट में आते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने रिफ्लेक्शन परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि लाइट किसी सरफेस पे जाकर टक्कर मारे और टकराकर उसी तरफ लौट आए, उसे हम रिफ्लेक्शन परावर्तन कहते हैं। याद करो, बचपन में आपने एक काम किया होगा, अपने हाथ में कोई बॉल ली होगी, बॉल को छोड़ा होगा, बॉल फर्श पर टकराई, आपके हाथ में वापस आ गई, तो यानी कि बॉल जिधर से छोड़ी थी टकराकर उसी तरफ वापस आई, ये रिफ्लेक्शन हो गया बॉल का। आपने बॉल सामने वाले की दीवार पर मारी फेंक के, आपके हाथ में वापस आ गई, बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन जो है, परावर्तन जो है, ये क्या है कि बॉल जिधर से फेंकी अगर बॉल उसी तरफ वापस आए, उसे हम रिफ्लेक्शन परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे अगर ये काम लाइट कर दे, आपने एक टॉर्च जलाई, टॉर्च की लाइट गई किसी दीवार पे किसी सरफेस पे टकरा के आपके पास वापस आ गई, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। अगर मुझे लाइट का रिफ्लेक्शन समझना है, प्रकाश का परावर्तन समझना है कि प्रकाश जिधर से चला अगर उसी तरफ लौट आए, तो बेटा रिफ्लेक्शन समझने के लिए आप कोई पारदर्शी वस्तु मत लेना, ट्रांसपेरेंट। आप कांच की प्लेट मत ले लेना, क्योंकि प्रकाश अगर आप कांच की प्लेट पे छोड़ोगे ना तो हल्का फुल्का ही रिफ्लेक्ट होगा, ज्यादातर कांच के अंदर से निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम ट्रांसपेरेंट वस्तु नहीं लेंगे। तो आप कह दोगे जी अपारदर्शी ले लो, तो अपारदर्शी में दीवार मत ले लेना, क्योंकि अपारदर्शी में दिक्कत क्या है कि लाइट उसके ऊपर टकराएगी तो थोड़े बहुत प्रकाश को परावर्तित करेगी, ज्यादातर को एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेगी। तो अब क्या करें, आपने पारदर्शी भी मना कर दिया, अपारदर्शी भी, ट्रांसपेरेंट भी और ओपेक भी। अगर आपको रिफ्लेक्शन समझना है, अब देखो हम सरफेस कैसी लेंगे उसे ध्यान समझना, ठीक है। अब देखो ये बेटा हमारे पास में रिफ्लेक्शन को समझने के लिए बेटा आप क्या करो, एक पहले कांच की प्लेट लो, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, और इसके ऊपर आप क्या करो, सिल्वर का लेप कर दो। अब ये ट्रांसपेरेंट प्लेट थी, तो ऐसे आप इसके ऊपर सिल्वर का लेप कर देंगे, तो क्या होगा, सिल्वर का लेप करने से एक तो ये अपारदर्शी हो जाएगी, तो लाइट इसके आर पार नहीं जा पाएगी। दूसरा, सिल्वर का लेप ही क्यों कर रहे हैं बेटा, सिल्वर सबसे अच्छा परावर्तक होता है, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। जैसे लाइट जाके टकराएगी ना तो सिल्वर्ड सरफेस जो है ये लाइट को रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देगी। यानी कि मैंने इसका क्या बनाया, कांच की प्लेट पे सिल्वर का लेप करके मिरर दर्पण बना लिया। यानी कि अगर आपको रिफ्लेक्शन परावर्तन समझना है, सबसे बड़े एग्जांपल है कि आप मिरर दर्पण का एग्जांपल लेके चलो, ठीक है। अब मैं देखेंगे, ये हमारे पास में मैंने एक ले लिया प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ये वो मिरर है जो हमारे घरों में लगा हुआ है। देखो, अवतल उत्तल दर्पण मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करेंगे घर उस वाले मिरर की जो हमारे घर में लगा है। जिसे एक दिन बच्चा कह रहा था जी डेली लाइफ वाला मिरर, ठीक है। और ये जो हमने निशान बनाया क्या है, सिल्वर सरफेस, सिल्वर का लेप किया हुआ है। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे, ये बेटा मेरे पास में मैंने एक प्लेन मिरर लिया, एक दर्पण लिया। अब मैं रिफ्लेक्शन को आपको इजीली समझा सकता हूं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ये मेरी पहली क्लास है, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, मुझे तो बहुत अच्छे समझ में आता है, अंकित शर्मा कह रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि अनुज कह रहे सर वाई यू आर सो सीरियस वाइल योर टीचिंग, वी ट्रूली अप्रिशिएट योर टीचिंग स्टाइल अमेजिंग, बट प्लीज बी लिटिल बिट फ्रैंकी। जब आपसे पूछा जाएगा ना अनुज, तब ये सुझाव देना, भी नहीं पूछा ना आपसे, तो सुझाव जब मांगेंगे तब देना बेटा, ठीक है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। अब हमारे पास में देखो, मास्टरों से रिश्तेदारी निकालने की कोशिश मत करो। कोई भी टीचर है वो आए, आपको पढ़ाए सीरियसली, 1 घंटा है तो 1 घंटा पढ़ाए, अपना काम निकालो और निकलो। उसे रिश्तेदारी गांठने में लगे हो, 4 चुटकुले सुनने में लगे हो, 10 मिनट के फालतू मोटिवेशन सुनने में लगे हो, उससे कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली कम समय में कितनी बातें सीख लेंगे और पेपर में अप्लाई करके नौकरी लग जाएगी, जीवन में वही काम आएगा। ये रिश्तेदारी केवल जब तक लाइव क्लास चलती है टीचर से तब तक रहती है, उसके बाद ना मैं आपकी शक्ल देख रहा हूं ना आप मेरी देख रहे हो। चलो आप तो मेरी अभी देख भी रहे हो, आप बाद में आप भी नहीं देखोगे, तो इसलिए पढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है। अपना काम निकालो, समय की कीमत को समझो। अब यहां जाओ, ये बेटा मेरे पास में एक मिरर है। अगर मैं इस मिरर के ऊपर, इस दर्पण के ऊपर
यहां से प्रकाश छोड़ दूं, अब मैं ऐसे लाइट छोड़ूंगा तो लाइट जब हम छोड़ते हैं तो हम दिखाते हैं प्रकाश की किरण से। तो बेटा जब प्रकाश की किरण आप छोड़ते हैं, ये प्रकाश की किरण आपको दो बातें बताती है। एक बात क्या बताती है कि प्रकाश की किरण को हम बिल्कुल सीधी रेखा से बनाएंगे, यानी ये हमें बता रही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये जो एरो बनाया मैंने, ये आपको प्रकाश की डायरेक्शन बता रही है कि प्रकाश आपने यहां से छोड़ा, यहां टॉर्च जलाई और प्रकाश इधर को भाग रहा है सीधी रेखा में। तो प्रकाश की जो किरण आप छोड़ेंगे उसे बेटा हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो जब भी मैं इस क्लास में कहूंगा आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आप समझ जाना कि वो किरण जो छोड़ी गई है जो दर्पण पे जाके टकराएगी। ये आपतित किरण है जो दर्पण पे जाके टक्कर मारेगी और इसमें टकराने के बाद जो वापस जाएगी उसी तरफ, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अच्छा, जो आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित, इंसिडेंट जो आएगी, जो टक्कर मार के जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे लाइट आके टकराई है, यहां पर बेटा मैं काल्पनिक रेखा खींच रहा हूं। अगर आप इस लाइन को देखें, डॉटेड वाली को, ये ऐसी लाइन है, ये जो मिरर से दर्पण से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो दर्पण से 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल अभिलंब। ये हमारा कहलाता है नॉर्मल अभिलंब। अब सब बच्चे बड़े ध्यान से देखना कि ये जो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इस इंसिडेंट रे, आपतित किरण के आई उठाओ। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से अभिलंब से जिस एंगल पर आएगी उसे हम क्या कहेंगे, आई। ध्यान सुनना, आपतित किरण अभिलंब से जो एंगल बनाएगी वो आई है। ये रिफ्लेक्टेड रे का आर उठाओ, ये परावर्तित किरण अभिलंब से जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहते हैं, आर। तो बेटा आई जो है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी वो आई है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो आर है। ठीक, और इस आई और आर को हम क्या कहते हैं, आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो है, आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। ध्यान रखना, पेपर में उसने कहा, आपके यहां एसएससी के एमटीएस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, उसने कहा कि आपतन कोण किस किस के बीच में होता है। बेटा याद रखना, आपतन कोण है आई, आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। बहुत सारे बच्चे टिक लगा के आ गए कि आपतन कोण जो है आपतित किरण और दर्पण के बीच में है, ये गलत हो जाएगा। तो आपतन कोण जो है आपतित किरण अभिलंब से बनाएगी, परावर्तन कोण के जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाए। इस बात को ध्यान रखना कि आई और आर किन किन लाइनों के बीच में एंगल है। भाई एंगल दो लाइनों के बीच में होता है, तो आई है आपतित और अभिलंब के बीच में, और आर है परावर्तित और अभिलंब के बीच में। अब यहां पे हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। फिर मैं पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन का जो पहला नियम है ये बड़ा आसान है। ये क्या कह रहा है, यहां पे तीन लाइनें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीन लाइनें हैं। ये तीनों लाइनें हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही तल में होती हैं। एक ही प्लेन, एक ही तल का मतलब ये है, अगर इंसिडेंट रे बोर्ड से चिपक के जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से चिपक के जाएगी। अगर आपतित किरण बोर्ड से चिपक के आई तो परावर्तित किरण भी बोर्ड से चिपक के जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो ऐसे बोर्ड से चिपक के आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से बाहर आ गई। ये बेटा जो बोर्ड है ना, एक प्लेन, एक तल है। ये देखो, ये मेरे पास मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो आपको एरिया दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। जो एक्स और वाई के बीच में होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी। ऐसे नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो एक्स वाई प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड रे जेड एक्सिस की तरफ आ जाए, इस तल से, इस प्लेन से बाहर आ जाए। ऐसा नहीं होगा। ये तीनों किरणें हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही तल में होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल
and reflected ray all lie in a same plane, all lie in a same plane। हिंदी में लिखेंगे आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। देखो एक बार कितना आसान पेपर क्वेश्चन पूछा उसने कि इतना आसान बात उसने पूछी पेपर में। उसने कहा कि आपतित किरण खाली जगह छोड़ दी, आपतित किरण खाली जगह और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो उस खाली जगह में आपको क्या भरना था? अभिलंब, इंसिडेंट रे, खाली जगह एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन ए सेम प्लेन। तो खाली जगह में आपको क्या भरना था? नॉर्मल। तो आपको कई बार इतना आसान क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि आपतित, अभिलंब और परावर्तित एक ही तल में होते हैं। एक नाम मिस कर दिया, आपको लिखना था वो। दूसरी चीज, सेकंड जो लॉ है बेटा ये ज्यादा काम का है आपके। सेकंड लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का कि अगर कभी लाइट रिफ्लेक्ट हो, परावर्तित हो, किसी सतह पे जाके टक्कर मार के वापस आ जाए, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो आई और आर जो है इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। ये आपतित किरण अभिलंब से अगर 12 डिग्री के एंगल पे गई तो परावर्तित किरण भी 12 डिग्री के एंगल पे ही जाएगी। आई और आर का मान हमेशा बराबर होता है। हमेशा का मतलब है हमेशा, ना कोई किंतु ना कोई परंतु, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं। लाइट अगर परावर्तित हो रही है तो परावर्तन का नियम फॉलो करेगी 12 डिग्री के एंगल पे आई है तो 12 डिग्री के एंगल पर ही जाएगी। तो सेकंड लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में लिखेंगे आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी एंगल आई की जो वैल्यू है एंगल आर के क्या होगी? बराबर। ठीक है, एंगल आई बराबर है एंगल आर के। ये सिंबल होता है एंगल का। तो एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। समझ गए बात को? ठीक, चलो अब हमें जो बताना था हमने बता दिया। कुछ क्वेश्चन पहले आपसे पूछे जाएंगे, आपको एक नन्ना मुन्ना से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ भी रहा है? फर्जी से हाँ में हाँ मिला रहे हो? हाँ जी आ गया आ गया आ गया, बढ़िया पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो, यह समझ में आता है, नहीं आता है? इसका टेस्ट होगा अभी। पहले क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ये कर दो। ज्योति शर्मा बेटा क्लास में टाइम से आना है। ये 9:30 बजे आके राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का कोई फायदा नहीं है। सुपरा सिंह लिख रही है परावर्तित। अक्षर मावी लिख रहे हैं इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। हिमांशु कह रहे हैं हम प्रयागराज। बुक बता दो प्लीज यूपीएसआई के लिए। कोई भी बुक ले लो जीके की, प्रीवियस ईयर वाली बहुत है वो। मिताली गुप्ता कृपेश, समझ गए तो आसान है बेटा। एक तो आपने एबीसीडी लिख रहे हो गलत है। क्वेश्चन लिखने का तरीका है पहले आप 1 लिखो, फिर उसके आगे ए लिखो। तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है हमेशा। मैंने कहा था कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें आपको सोचना भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में मैं आपके कमेंट भी पढ़ूंगा तो टाइम खराब करूंगा, ये सबका ठीक है। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। ये देखते हैं कौन बच्चा ठीक आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 लिखना, फिर आगे एबीसीडी। ज्योति, खुशबू, अभिजीत पाठक, एस के भाई, विक्रम, मिताली गुप्ता, कमेश, हेमा रॉय, प्रियंका, पीयूष, जयंत, अभिषेक राव, सब करते रहो। कुलदीप करो भाई, लक्ष्य जोगी।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कह रहा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज वैलिड फॉर, परावर्तन का नियम एंगल आई एंगल आर के बराबर है के लिए मान्य है। बेटा इसका आंसर पता क्या है? ऑल मिरर, सभी दर्पण। भाई एक चीज बताओ, जो बच्चे इसका आंसर ए लिख रहे हैं, आप सभी 2 मिनट के अंदर ही पलट गए हो, 30 सेकंड में अंदर पलट गए हो। अभी आप सभी पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है हमेशा। बेटा हमेशा का मतलब होता है हमेशा। अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी, तो परावर्तन के नियम को फॉलो करेगी। कैसा भी सरफेस हो, कैसा भी दर्पण हो। जब मैं आपको कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहा था ना, ये अवतल उत्तल दर्पण, कि यहां पे प्रकाश की पैरेलल रे गई, अवतल दर्पण में टकराने के बाद एक ही पॉइंट पर मिल गई, ये कन्वर्जिंग है, अभिसारी है। ये सब रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करके ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसा भी दर्पण हो, एंगल आई एंगल आर की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। दिक्कत क्या है कि जब टीचर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है तो टीचर प्लेन मिरर का एग्जांपल लेके पढ़ा रहा होता है, लेकिन जब उसने आगे कनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ाए हैं बेटा, तब भी वो रिफ्लेक्शन के नियम को ही फॉलो कर रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे टिक लगा के आ जाते हैं इसमें खाली प्लेन पर। ये अभी एक राजस्थान में एक पेपर में, और एक ये इसके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में क्वेश्चन आया 6, 7, 8 महीने के बीच में ही, है ना, कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है किस दर्पण पे काम करता है। तो हमने बोला ये सभी तरह के दर्पण पे, सभी तरह की सतह पे काम करेगा। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, जैसे दूसरा ये करना, क्वेश्चन नंबर 4। रोहित राजपूत का गलत हो गया था ये भाई, बाकी सबका ठीक था ज्यादातर का। दीपक यादव, रक्षा, अक्षर मावी, विशाल वर्मा, करते रहो। मिरर का स्क्रैच कैसे साफ करें भाई, पता नहीं, यूट्यूब पे देख लेना, बहुत लोगों ने वीडियो बना रखी होगी। कह रहा है कि खाली जगह और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन का कोण कहा जाता है। बेटा आपतन का कोण क्या होता है? आई। तो कह रहा है कि जो आपतन का कोण है आई, ये किस किस के बीच में होता है? कह रहा है कि द एंगल बिटवीन एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई किस किस के बीच में है? फटाक से अपना बेसिक पे जाओ, ये डायग्राम बना लो। तो आपको पता है कि जो एंगल आई है ये किस किस के बीच में था? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में होता है। जिनका आंसर बी ऑप्शन है उनका ठीक है एकदम से। कुशलदीप वर्मा, रक्षा, चीनू कुमार, नवीन, वैशाली शुक्ला, शोभा, रोहित। जो बच्चे फोर्थ का डी बता रहे हैं उन सबका गलत है। बेटा जो मैंने आपको ये आई बताया है, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में थोड़े ना आई होता है। मैंने आपको बताया था कि आई क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में होता आई। और आर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ठीक है। ये कह रहा है रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है। किसकी चल रही है भाई रिकॉर्डेड वीडियो? ताकिर कह रहे हैं। अवंतिका, नर्मता, एसके भाई, दीपक, शोभा, ललिता, कुमारी। बहुत बड़े बड़े आंसर दिए इन बच्चों ने। 2-3 बच्चों ने पता नहीं डी क्यों लिख दिया। भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो बेटा आप ये साइड में डायग्राम नहीं बना सकते क्या? सिंपल डायग्राम बना लो ये, इसमें क्या दिक्कत है आपको? ये डायग्राम बना के चेक कर लो। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। आपसे कह रहा है कि आपतन कोण बताओ किस किस के बीच में होता है? आपतन कोण यानी कि आई। अरे आपतन कोण आई किस किस के बीच में है? तो आप कहोगे सर आपतन कोण जो आई है, ये तो आपने बताया कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है ये। इतने आसान क्वेश्चन बेटा गलत करोगे फिर तो हो गया काम। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो ध्यान से करना, थोड़ा 2-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना। करो ये करना, ये करो।
हम्म देखो, इसने लिखा कि प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर आपतित होती है जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री कोण बनाती है। बेटा बड़े ध्यान समझना, ये हमारे पास में एक समतल दर्पण है। इसने कहा कि प्रकाश की जो किरण है समतल दर्पण की सतह से 90 डिग्री कोण बनाती है। इंसिडेंट रे, प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से बनाती है 90 डिग्री का कोण। बेटा अब एक चीज बताओ, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो प्रकाश की जो किरण है दर्पण से बना रही है 90 डिग्री कोण, इसे मान लेते हैं कि वो आई है। बेटा ये आई थोड़े ना, ये आई देखो क्या होता है। अगर आप फंस जाओ कभी, बिल्कुल बेसिक डायग्राम बना लिया करो। ये इंसिडेंट रे है आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है परावर्तित किरण, ये होता है नॉर्मल। तो बेटा आई पता क्या आई होता है, जो इंसिडेंट रे आपतित किरण नॉर्मल से एंगल बनाए। यहां पे इंसिडेंट रे मिरर से एंगल बना रही है, तो जो मिरर के साथ में एंगल बनता है ये आई नहीं है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी वो आई है। अच्छा नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल भी तो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ये प्रकाश की किरण भी 90 डिग्री के एंगल पे टकरा रही है, और नॉर्मल भी 90 डिग्री के एंगल पे ही होता है। यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल है ही नहीं भाई। ये दर्पण है, दर्पण पे एक लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली क्या होती है, नॉर्मल, अभिलंब। और आपतित किरण भी 90 डिग्री के एंगल पे है, तो दोनों के बीच में एंगल बन गया 0 डिग्री का। अगर आई की वैल्यू 0 डिग्री है, तो हमारे से पूछ रहा है कि परावर्तन कोण क्या होगा। आई 0 है तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका ठीक है, जो 45 या बी पर टिक लगा रहे हैं वो सब तुक्केबाज है, उन सबका गलत है। ठीक है बेटा, याद रखना, अगर कभी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर 90 डिग्री के एंगल पर टकरा रही है, तो दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दर्पण से जो एंगल बनता है वो आई नहीं है। आई क्या होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से जो एंगल बनाएगी। तो एक चीज समझो, प्रकाश की किरण ने 90 डिग्री का एंगल बनाया, नॉर्मल भी 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे, नॉर्मल भी 90 डिग्री के एंगल पे, इनके बीच में एंगल 0, आई 0 है तो आर भी 0 है। यानी कि आर की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि अगर प्रकाश की किरण कभी दर्पण पर टकराएगी लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे, तो टक्कर मारकर उसी पाथ पे लौट आएगी। यानी कि अगर ये मेरे पास दर्पण में अगर ऐसे की जगह, अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो सारा का सारा उड़ गया। देखो ये टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं भाई। देखो पहले से सही कर देते हैं। ये हमारे पास में एक प्रकाश की किरण है, यहां देखो बेटा, अगर प्रकाश की किरण 90 डिग्री के एंगल पर टकराएगी दर्पण से, तो नॉर्मल भी तो 90 डिग्री के एंगल पे ही होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट और नॉर्मल, इनके बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो आर भी 0 का मतलब लाइट उसी पाथ पर लौट आएगी। ये अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो कि एक मिरर है, अगर इस पर लाइट अगर कभी दर्पण से 90 डिग्री के एंगल पर टकराएगी, दर्पण से 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसी पाथ पर लौट आएगी। तो 90 डिग्री चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। ठीक है, समझ मारी बात ये। अरे हाँ या ना, यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है। अच्छा ये पिछली क्लास की मैंने वीडियो कुछ हटाए नहीं, क्वेश्चन हटा देते हैं वरना आपकी क्लास में भी आ जाएंगे। पिछली क्लास की पीडीएफ भी इसमें ही रह गई। हम्म अच्छा अब यहाँ आते हैं वापस। तो आई आर के बराबर है, ये हमें पता चल गया। आई आर के बराबर है, ये बात सब दर्पण सब मिरर पे काम करेगी। ये सबसे काम का क्वेश्चन था आज की क्लास का, कि आई आर की वैल्यू सेम होती है और ये सब दर्पण के लिए सही है। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर प्रकाश की किरण दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसी मार्ग पर लौट आएगी। यानी कि जब दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तब आई की वैल्यू होती है 0, क्योंकि दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अभिलंब से तो 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनेगा आई 0, तो आर भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक। अच्छा दूसरी चीज, ये जो प्लेन मिरर है इसके बारे में कुछ बातें और ध्यान से समझेंगे क्लास में। रेड कलर तो खैर गंदा सा लगेगा, ब्लैक पे ये ले लेते हैं व्हाइट। ये देखो बेटा एक मिरर है, मान लो इस मिरर के सामने जाके एक बच्चा खड़ा हो गया हमारी क्लास का। कौन है ये बच्चा, जिसका भी लास्ट कमेंट हमें दिखेगा उसी का हम मानेंगे कि बच्चा वो है। ठीक। स्मार्ट लग रहा नहीं लग रहा बच्चा ये।
हम्म कौन है ये अक्षर मावी का लास्ट कमेंट हमें दिख रहा है। तो मान लो कि अक्षर मावी भाई साहब है ये। अब देखो प्लेन मिरर जो हमारे घर में है, इसकी देखो खास बात क्या है। इसकी बेटा खास बात ये है, अगर आप किसी प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने मान लो कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, 60 सेंटीमीटर, तो इस प्लेन मिरर की खास बात यह है कि आप इससे जितना आगे खड़े होंगे आपको अपनी इमेज उतना ही पीछे दिखेगी। अगर आप 60 सेंटीमीटर आगे हैं तो इमेज 60 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी, जितना आगे हैं इमेज ठीक उतना ही पीछे। अब देखो इतना सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे घर का जो मिरर है आपने देखा ही है भाई, प्लेन मिरर घर में है ना, जिसके सामने आप खड़े होकर सो ब्रश करते हैं। आप जितना इसके आगे खड़े होंगे आपको अपना प्रतिबिंब मिरर में उतना ही पीछे खड़े होकर ब्रश करते हुए लगता होगा। अगर आप मिरर से 2 मीटर पीछे हो जाओ तो आपकी इमेज भी 2 मीटर पीछे को भाग जाएगी। तो घर वाले मिरर से जितना दूर खड़े होंगे इमेज उतना ही पीछे बनेगी। अब इस सिंपल सा लॉजिक से भी देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आया। अच्छा मैं आपसे कहूं अगर आप 60 सेंटीमीटर आगे हैं आपकी इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर पीछे, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1.2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन देखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, उसने कहा कि एक व्यक्ति जो है एक प्लेन मिरर से 3.5 मीटर की दूरी पर है, ध्यान सुनेंगे, 3.5 मीटर की दूरी पर है। अगर ये व्यक्ति मिरर की तरफ 40 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए, तो 3.5 मीटर दूर था, अगर ये मिरर की तरफ 40 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए तो अब इस व्यक्ति और इसकी जो इमेज बनेगी उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बताओ। 3.5 मीटर दूर था एक व्यक्ति, दर्पण की तरफ को चलना शुरू किया, बस 40 सेंटीमीटर चलकर रुक गया, तो अब इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की दूरी क्या होगी आपको बताना है। हम्म देखो अब एक से देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन था ये। आप 3.5 मीटर की दूरी पर हैं, अगर मिरर की तरफ को आप 40 सेंटीमीटर चलेंगे तो मिरर से कितना बचेंगे। आप कहेंगे सर मिरर से हम बचेंगे 3.5 में से 40 सेंटीमीटर चले, यानी कि 3.1 मीटर बचेंगे। हम 3.1 मीटर बचेंगे तो इमेज भी कितना पीछे बनेगी 3.1 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 6.2 मीटर। जिनका आंसर 6.2 मीटर है उनका सही है, 3.1 वालों का बिल्कुल गलत है। देखो आप एक बात समझो, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या था आपने सुना ही नहीं ध्यान से। दीपक यादव ने बिल्कुल सही से आंसर दिया इस क्वेश्चन का, अनुज ने भी बढ़िया आंसर दिया। भाई मैंने कहा कि एक व्यक्ति 3.5 मीटर दूर है, कितना मीटर दूर है 3.5। अगर ये मिरर की तरफ को 40 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए तो अब इस व्यक्ति और इसकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की दूरी पूछा मैंने। तो जितने बच्चे 3.1 लिख रहे हैं 310 लिख रहे हैं उनका गलत है। उन्होंने केवल क्या कर दिया 40 सेंटीमीटर चलकर रुका तो 3.1 मीटर लिख दिया। अरे भाई 40 सेंटीमीटर चलकर रुक गया तो मिरर से कितना बचा ये नहीं पूछा मैंने। 40 सेंटीमीटर चलकर रुक गया तो अब इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की दूरी क्या बनेगी। तो मिरर से 3.1 मीटर दूर है, इमेज बनेगी 3.1 मीटर पीछे, तो टोटल बन जाएगा 6.2 मीटर। जिनका 6.2 मीटर आया उनका सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा वापस आते हैं यहाँ पे। बेटे जो हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, इसकी खास बात और है, ये हमेशा बनाता है सेम साइज की इमेज। अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो आपकी इमेज भी 6 फीट की बनाएगा, सेम साइज इमेज। यानी कि
इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण में, इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। हाइट ऑफ इमेज जो है प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। वस्तु की ऊंचाई के बराबर, यानी कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 फीट की है तो इमेज भी 6 फीट की बनेगी, सेम हाइट की इमेज बनती है। ठीक है। हिमांशु कुमार कह रहे हैं रिपीट कर दिया। रिपीट बेटा क्या करना है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं आप एक मिरर से 3 मीटर दूर हैं, आप मिरर की तरफ 1 मीटर चले तो अब आप और आपकी इमेज के बीच की दूरी क्या होगी? सीधी सी बात है, आप 3 मीटर दूर हैं, अगर आप मिरर की तरफ को 1 मीटर चलेंगे तो मिरर से 2 मीटर बचे, इमेज पीछे बनेगी 2 मीटर पीछे, दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर हो गई। इसमें जोड़ घटा गुणा भाग है, इसमें क्या करना? अच्छा, तो जो याद रखना, अब इससे पहले मैंने आपको कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण आपकी इमेज हमेशा सीधी बनाता है लेकिन छोटी बनाता है, सीधी और छोटी। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं भी खड़े हो जाओ, जो साइड वाला मिरर है इमेज हमेशा सीधी और छोटी बनाएगा। ये बेटा जो प्लेन मिरर है ना, ये इमेज बनाता है सेम साइज की, और ये भी सीधी बनाता है, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। तो यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। नेचर ऑफ, चलो इससे लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। बेटा समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो एक तो बनाता है सीधा, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। ठीक है, तो इमेज बनेगी सीधी। सीधी इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट या इंग्लिश में बोलते हैं हम अपराइट। और मैंने आपको बताया था कि सीधी इमेज हमेशा होती है वर्चुअल, आभासी। तो समतल दर्पण बेटा हमेशा इमेज बनाता है सीधा और आभासी प्रतिबिंब, सीधा और आभासी। एंड 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 देखो, दोबारा समझना कि हमारे घर में जो प्लेन मिरर है वो इमेज सीधी बनाएगा, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर। लेकिन अभी आप अपना मोबाइल लेकर ही अपने घर वाले मिरर के सामने जाओ और अपना राइट हैंड उठाना, ऐसे मिरर में जो हाथ उठेगा ना बेटा वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। बेटा साइंस स्पेशल में तो आलोक मिश्रा हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, और आपने वहां नोट्स बना रखे तो अब नोट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। बार बार क्यों एक ही चीज पढ़ोगे? कोई फिजिक्स तो फिक्स ही रहती है, 6 साल पहले पढ़ोगे तो भी यही रूल बताएंगे, हम 6 साल के बाद भी यही बताएंगे। अब देखो मैंने ऐसे हाथ उठाया, ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन जो इमेज का हाथ उठेगा वो लेफ्ट होगा, यानी प्लेन मिरर में मेरे शरीर का राइट हिस्सा दिखता है लेफ्ट, लेफ्ट वाला दिखता है राइट। तो हम कहते हैं इमेज बनेगी लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट, यानी कि हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, पार्श्व रूप से उल्टी, दाएं का बाएं दिखना, बाएं का दाएं दिखना। तो प्लेन मिरर इमेज बनाता है सीधी, आभासी एंड लेटरली इन्वर्टेड। प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा। इसका अलावा कि दाएं का दिखेगा बायां, बायां दिखेगा दायां, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है, चलो यार आज के लिए तो ये रखते हैं, थोड़ा सा नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब लग रहा है कि सैचुरेशन सा आ रहा है, इतना काफी है। हालांकि चैप्टर आसान है ये, इसे आप जल्दी कर लोगे, इतना ज्यादा तामझाम है नहीं इसमें।
पर फिर भी लग रहा है कि आज के लिए काफी हो गया है ना? ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि आज के लिए इतना काफी है। हम्म। हाँ, देखो, अगर एक स्टूडेंट को भी लग रहा है कि इतना काफी है तो गलत बात है। टीचर बोल रहा तो अलग चीज है। स्टूडेंट को कभी नहीं लगना चाहिए जी नहीं नहीं और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ। हमेशा एनर्जी का लेवल ये रहना चाहिए। टाइमिंग अभी तो यही रहेगा भाई, भविष्य में अगर चेंज होगा तो बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, मिलते हैं कल। बाय, थैंक यू।